नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। इस कार्यक्रम में हम हर दिन देश दुनिया की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं आपसे। मेरी कोशिश ये रहती है कि चर्चित खबरों के तह तक जाकर आपको उस खबर के हर पहलुओं से रूबरू कराएं। आज का मेरा पहला मुद्दा होगा कि आखिर दुनिया के सामने क्यों खड़ा हो गया है भुखमरी की समस्या। ताज़ा तरीन आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आपको इस विकराल होते संकट पर मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा दूसरा अहम मुद्दा होगा, अपने 3 दिवसीय यूरोपीय दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौट आए हैं। इस दौरे में आखिर भारत क्या कुछ हासिल किया, क्या है इस दौरे के कूटनीतिक मायने, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपसे। इसी कड़ी में तीसरा बड़ा मुद्दा देश में जारी हिंसा को लेकर है। आखिर क्यों नहीं थम रहा है देश में अलगाववादी प्रवृत्ति। महाराष्ट्र के बाद खरगोन और दिल्ली से होता हुआ सांप्रदायिक तनाव राजस्थान में क्या हालात पैदा कर रहा है, इस खबर पर भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे, आज हमारा आखिरी मुद्दा होगा सूबे की सियासत से जुड़ा हुआ। दरअसल सूबे की सियासत में चाचा भतीजा यानी शिवपाल सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जो रार का दौर चल रहा है, उसको लेकर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो हम चलते हैं अपने पहले मुद्दे पर। यह मुद्दा बहुत ही चौंकाने वाला है, हैरत में डालने वाला है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला इसलिए कि आज हम 21वीं सदी के दहलीज पर खड़े हैं और हर तरफ दुनिया में विकास और आधुनिकता का डंका बज रहा है। ऐसे में अगर ये आंकड़ा है कि दुनिया में आज करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ भुखमरी की वजह से हुई है, तो मेरे लिए तो ये चौंकाने का विषय है ही, आपके लिए भी ये हैरत में डालने वाला मुद्दा है। लेकिन ये हकीकत एक जारी आंकड़े से सामने आई है। चीन से शुरू हुआ कोरोना से लेकर के रूस यूक्रेन युद्ध जैसे 2 देशों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई, प्राकृतिक आपदा, इन तमाम आंकड़ों को जमा करके ये आंकड़ा ताज़ा तरीन सामने आया है। इस आंकड़े में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में आज करोड़ों लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। श्रीलंका, मॉरिशस समेत तमाम ऐसे छोटे बड़े देश हैं जहां की आर्थिक हालात नासाज हो चुके हैं। चाहे वो वजह कोरोना रही हो, चाहे वह वजह 2 देशों के बीच आपसी युद्ध का रहा हो, संघर्ष का रहा हो, या फिर प्राकृतिक आपदा का रहा हो। कई देश आर्थिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। इस आंकड़े को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये आंकड़ा पूरी स्टडी के बाद यूनाइटेड नेशन की एक संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। रिपोर्ट की माने तो इस समय दुनिया की कुल 19.3 करोड़ आबादी भुखमरी के कगार पर खड़ी है, जिनके सामने 2 जून रोटी का संकट है। ये बेहद चिंता का विषय है और ये सोचने को मजबूर भी कर रहा है कि आज जब हम 21वीं सदी का स्वागत करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हालात इस कदर बेकाबू हो कि विश्व आबादी में से करीब 4 करोड़ लोगों की जान सिर्फ 2 जून रोटी की वजह से चली जाए। 19.9 करोड़ की आबादी भुखमरी के कगार पर है, यानी पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये हालात वाकई नासाज कहा जाएगा। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है, जो यूएन की ओर से जारी किया गया है, कि आज दुनिया के 53 देश भयानक भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकी देश हैं। पहले भी यहाँ भुखमरी की समस्या रही है, जो अविकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। कांगो की बात की जाए, इथियोपिया की बात की जाए, यमन जैसे देशों की बात की जाए, एशिया से अफगानिस्तान की बात की जाए, जहाँ तालिबानी सरकार हाल में ही सत्ता पर काबिज हुई है, वहाँ भुखमरी जैसे हालात हैं। तस्वीरें काफ़ी हृदय विदारक आती हैं, जो तस्वीरें सामने छन कर आती हैं। ये भी देश इस श्रेणी में शामिल हैं।
श्रीलंका में क्या हालात है किसी से छुपा नहीं है, वहाँ भी किस तरह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता दें कि यूएन के रिपोर्ट में इस भुखमरी का जो कारण बताया जा रहा है, 3 अहम कारण बताए गए हैं। पहला तो आपसी संघर्ष, रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, वर्चस्व का जंग है, उसका क्या असर पड़ रहा है पूरे दुनिया पर, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे तमाम राष्ट्रों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, आपसी संघर्ष के दौर है। प्राकृतिक आपदा आर्थिक रूप से किसी भी देश को परेशान करने वाला रहता है, प्राकृतिक आपदा जहां भी आते हैं। कोरोना काल के दौरान जो आर्थिक संकट की हालात पैदा हुए हैं, वो तीसरी बड़ी वजह बताई जा रही है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो स्थिति और भी भयावह होने वाली है। आपको समझाने के लिए हमने ये ग्राफिक्स बनाया है, जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग वजहों से कितने देश और वहाँ की कितनी आबादी इस भूखमरी के विकट संकट से गुजर रही है। यूएन का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक संघर्ष और सुरक्षा की वजह से 24 देश प्रभावित हैं और वहाँ की करीब 13.90 करोड़ आबादी भूख से मरने को मजबूर होती जा रही हैं। दूसरी बड़ी वजह है कोरोना। इसकी वजह से आर्थिक तंगी का दौर आया, उससे 21 देश बुरी तरह से प्रभावित हुए, जहां की 3.2 करोड़ आबादी आज 2 जून रोटी के संकट के दौर से गुजर रही है। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह है प्राकृतिक आपदा, जिसका सर्वे में 8 देशों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है, जिससे करीब 2.35 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अब इन तीनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो विश्व में 19.3 करोड़ आबादी भुखमरी के कगार पर है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस भुखमरी से। ऐसे में आज आवश्यकता इस बात की है कि भूख की वजह से संकट में पड़े क्षेत्र में मानवता को बचाने के लिए एक सार्थक पहल सक्षम देशों की ओर से किया जाना चाहिए। सक्षम देश कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और यूरोपीय देश जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, विकासशील देश जो खुद में सक्षम हैं कि वो दूसरों की मदद कर सकें, इन राष्ट्रों को अविकसित राष्ट्रों के विकास में अपनी मदद और सहयोग देने की आवश्यकता है। इस तरह के आपदा में भारत हमेशा से ज़रूरतमंद देशों के साथ खड़ा रहा है। ताज़ा तरीन उदाहरण श्रीलंका का ही ले लीजिए, जहां खाद्यान्न की समस्या थी, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी। फौरी तौर पर जो राहत मिल सकता था उसे पहुंचाने की कोशिश भारत सरकार की ओर से की गई। 2.5 अरब रुपए का सहयोग पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को तत्काल भारत की ओर से दिया गया। बांग्लादेश का हम सहयोग करते ही हैं। कोरोना काल में तमाम ऐसे देश थे, कई विकसित देश भी थे जिनको दवाई की आवश्यकता थी, भारत वहाँ दवाई भेजने का काम किया। ऐसे ही दूसरे विकसित और अपने आप में सक्षम विकासशील मुल्कों को भी आपसी वर्चस्व का संघर्ष छोड़कर पिछड़े देशों को सहयोग देकर एक समग्र विकसित विश्व की परिकल्पना को साकार करना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये बेहतर पहल माना जाएगा और संभवतः विश्व भुखमरी जैसे विकराल समस्या से निजात पा पाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे 3 दिनों की जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी आखिर भारत के लिए क्या कुछ लेकर आए। क्या कहती है ग्रहों की चाल, कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत, आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। पंडित दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ जल्द आ रहा है भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात राजन के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे बड़े मुद्दे की। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए विकट हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय देशों के दौरे से वापस स्वदेश लौट आए हैं। अच्छा खासा चर्चा रहा प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। सारी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिकी रहीं। इसके पहले मैंने इस दौरे पर अपना विशेष कार्यक्रम किया था। जब प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे थे, वहां क्या कुछ संकेत उन्होंने दिया, क्या कुछ संदेश उन्होंने दुनिया को देने की कोशिश की,
इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया था आपसे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन 3 देशों के दौरे के बाद क्या कुछ आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत को हासिल हुआ है। दरअसल मैंने पहले भी बताया था कि एक बार आपको फिर बताना चाहूँगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस आदि चाहते हैं कि भारत रूस के इस युद्ध को लेकर खिलाफत करे। अमेरिकी दबाव भी भारत पर कम नहीं है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए भारत, लेकिन भारत ने इस युद्ध की तो आलोचना की, लेकिन रास्ता वही चुना जो देश के हित में था। रूस से मित्रता कायम रखते हुए भारत ने विश्व संगठनों के फोरम पर रूस के खिलाफ मतदान का बहिष्कार कर रूस से दोस्ती निभाई। जर्मनी के तेवर काफी तीखे थे भारत के इस रवैये से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद खुद जर्मनी चांसलर ने प्रस्तावित G7 बैठक के लिए भारत को आमंत्रित किया है। ये इस दौरे की बड़ी कूटनीतिक जीत है। राफेल, मिराज, कलावरी जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और पनडुब्बी भारत को मुहैया कराने वाले फ्रांस, यानी हम कह सकते हैं कि एक सामरिक स्तर पर दोस्त फ्रांस का दौरा भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है। अभी हाल ही में फ्रांस में चुनाव हुए जिसमें सत्ता पर मैक्रों काबिज हुए। फ्रांस में नए सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला फ्रांस दौरा रहा। दोस्ती को और मजबूती देने की कोशिश अपने देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई। आपने देखा होगा वो तस्वीर जिसमें फ्रांस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। जो पुराना रिश्ता था उसको और मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। भारत फ्रांस के बीच लगातार बढ़ते तकनीकी सहयोग को देखते हुए अब विश्लेषक फ्रांस के रिश्ते को एक नए रूप से देख रहे हैं, नए रूप से परिभाषित कर रहे हैं। विश्लेषक कहते हैं कि फ्रांस अब भारत के लिए एक नया रूस का दर्जा हासिल कर रहा है। यानी इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि इस तरह का विश्लेषण चल रहा है। अब भारत के लिए फ्रांस नया रूस कैसे बन रहा है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल इस तर्क के पीछे ये माना जा रहा है कि पहले जिस तरह से सामरिक दृष्टि से रूस भारत का सहयोग करता था, अब वो सारे मामले फ्रांस की ओर शिफ्ट हो रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत, ये जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी भारत की, इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा जी चाहती थी कि रूस के ऊपर भारत की जो एक तरह से निर्भरता है वो कम हो और धीरे धीरे दूसरे देशों तक पहुंचाया जाए, जैसे कि तकनीक हासिल करने में सिर्फ भारत रूस पर ही निर्भर न रहे। और फ्रांस से दोस्ती की एक नई शुरुआत इंदिरा जी के दौर में शुरू हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र की मोदी सरकार ने उस दोस्ती को और भी मजबूत करने का काम किया है। भारत और फ्रांस साझेदार बनकर चीन, यानी जिसको हम लोग ड्रैगन बोलते हैं, उसके हिंद महासागर में बढ़ते ताकत को रोकने के लिए एक साझा रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दूं कि फ्रांस के साथ हम रिश्ते की यूं ही मुखालफत नहीं कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। 1998 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण का वक्त था, रूस भारत से थोड़ा बहुत नाराज जरूर हुआ था कि उसे इस परीक्षण की जानकारी क्यों नहीं दी गई, लेकिन उस वक्त फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा था। इसका जिक्र मैंने केवल इसलिए किया कि आप समझ सके कि फ्रांस के साथ हमारा पुराना रास्ता है, पुराना रिश्ता है। पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस ने भारत को खुलकर साथ दिया था, वो भी तब जब चीन ने पाकिस्तान के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी कश्मीर मसले को लेकर के, आपको याद होगा। ये सब बातें याद रखनी होगी, तभी हम भारत फ्रांस के रिश्ते को समझ सकते हैं और इस क्षेत्र में क्यों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दौरा करते रहते हैं। ऐसे में व्यापारिक समझौते को अलग रखें तो सामरिक और कूटनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी सफल कहा जा सकता है। यहाँ से दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दे दिया कि भारत अब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व में स्थापित हो रहा है और ऐसे में भारत अब कोई भी फैसला
बगैर किसी दबाव के केवल राष्ट्र हित में ही लेगा। यह संदेश कोई मामूली नहीं है। काफ़ी कुछ संकेत विश्व पटल पर देता हुआ नजर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोपीय दौरा। मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम अपने अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Hello sir, your card has been blocked. What the hell? ये किसने मेरे अकाउंट से निकाल लिए पैसे? एक रात का क्या रेट लेती हो? वो सुसाइड नहीं कर सकती, ये मर्डर है। अखिल, बाटला, आदिति, राणे मिलिए 4 होनहार काबिल साइबर क्राइम एक्सपर्ट। ये टीम मुश्किल से मुश्किल कोड करे ब्रेक। आईपी एड्रेस ट्रेस हो चुका है। ये तो कोई मनी एक्सटॉर्शन का मैटर लग रहा है। We want them to make a tiny mistake so that we can nab them. तुम्हें मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिया था नू। मुझे इस बंदे की एक एक मोमेंट की रिपोर्ट चाहिए। ये फ्रॉडस्टर बड़े चालाक होते हैं, पर इनकी हर चालाकी को जो मात दे दे उन्हें साइबर सिंघम कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब आइए आपको ले चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे की ओर। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये मुद्दा है देश में लगातार जारी सांप्रदायिकता के नाम पर हिंसक वारदातों का। कर्नाटक का हिजाब विवाद, महाराष्ट्र का अजान और हनुमान चालीसा विवाद, मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर हिंसा, गुजरात के खंभात में हिंसा, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा, झारखंड के लोहरदगा में बवाल, राजस्थान के जोधपुर और राजस्थान के भीलवाड़ा में बवाल हिंसा। आखिर ये देश में क्या हो रहा है? जोधपुर में अभी भी हालात खराब हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मामला अभी थमा भी नहीं है कि राजस्थान के ही भीलवाड़ा में भी सांप्रदायिक आग लगाने की कोशिश की गई। पूरा इलाका सुरक्षा बल के साए में जीने पर मजबूर है। ये क्या हो रहा है देश में? अलग अलग इलाकों में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिसके पहले भी मैंने कहा था कि कुछ मुट्ठी भर ताकतें देश को अस्थिर कर रही हैं और सत्ता और शासन मुक्त दर्शक बना हुआ है। अगर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इन वारदातों से नहीं सचेत होंगी तो देश को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह मैंने पहले भी कहा था और अभी भी वही दोहरा रहा हूं। मेरी तो यह समझ में नहीं आया कि आखिर देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटने वाले चाहते क्या हैं। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली थी। सारे धर्म के लोग, सारे मजहब के लोग आपस में मिल करके अंग्रेज़ों को भारत से भगाया था। आज फिर ये अलगाववादी ताकतें इस देश को बांटने की फिराक में नजर आ रही हैं। लाउड स्पीकर का विवाद, महाराष्ट्र से जो मैंने पढ़ा है, वहाँ करीब 2500 मंदिरों में से मुंबई सरकार ने 24 मंदिरों को ही लाउड स्पीकर की इजाज़त दी है। 1140 मस्जिदों में से 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर की इजाज़त दी गई है। वो भी मानक के मुताबिक ही, अदालत ने जो मानक तय किया है उसके मुताबिक ये लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होगा। कई मस्जिदों ने, कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने यह फैसला लिया है कि रात 10 बजे से 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। बेहतर पहल शुरू हो चुका है।
लेकिन बावजूद इसके कुछ मुट्ठी भर ताकत, कुछ चुनिंदा संगठन देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने में लगे हैं। भीलवाड़ा में जो कुछ हुआ, अगर वैसे ही हालात देश के दूसरे हिस्सों में भी हो जाए तो फिर देश का भगवान ही मालिक होगा। भीलवाड़ा में क्या कुछ हुआ है और जो वजह सामने निकल करके आई है वो आप भी जानते होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से जिक्र करूँ कि किसी धर्म विशेष के 2 युवकों पर किस तरह से कातिलाना हमला किया गया और उसके बाद हालात वहाँ पर इस तरह बेकाबू हुए, 2 से 3 दर्जन लोग घायल हुए। ये तमाम चीज़ें हैं, उसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज़्यादा विश्लेषण करने से ये माहौल और ख़राब होता है। मैं तो सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस तरह का जो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ये उचित है? देश हित में है? देश की आंतरिक संप्रभुता पर खतरा नहीं है क्या? क्या होगा जब राम रहीम एक दूसरे के खून के प्यासे सिर्फ चंद लोगों के भड़काने और बहकावे में आ जाएंगे? हमारे देश की खूबसूरती पर लगातार ऐसी घटनाएं बदनुमा दाग लगा रही हैं और सरकारें हैं कि घटना होने के बाद लाठी पीट रही हैं। मेरा तो साफ मानना है कि ऐसे हर ताकत को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, जिससे माहौल खराब करने की गुस्ताखी कोई भी संगठन या व्यक्ति नहीं कर पाए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सूबे की सियासत में क्या चल रहा है चाचा भतीजे के टकराव में। आखिर चाचा शिवपाल भतीजा अखिलेश से क्यों इतने आग बबूले हो गए हैं? दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप भी जानते हैं, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सूबे की सियासत में चुनाव के बाद से ही चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच किस तरह से विवाद लगातार जारी है। चुनाव के वक्त लगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव का साथ लेने का मन बना लिया है। शिवपाल को भी लगा कि एक लंबे समय के बाद शायद समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी हो सकती है। ये थोड़ा सा मैं इतिहास बता रहा हूं कि चुनाव और उसके आसपास क्या घटनाक्रम रहा, जिससे आप भी समझ सकें कि दरअसल ये विवाद क्यों इतना लंबा चला। चाचा अभी सपना ही देख रहे थे कि चुनाव में जो करीबी भतीजे से रिश्ते बने थे वो शायद आने वाले दिनों में और मजबूत हो, लेकिन अफसोस सूबे के चुनाव में बहुमत से सरकार बनाने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। परिणाम के बाद कुछ और ही हालात पैदा हो गए। हालांकि समाजवादी पार्टी को सीटें ठीक ठाक आईं। चाचा शिवपाल को किसी ने यह बता दिया कि अखिलेश यादव उन्हें नेता विरोधी दल बनाकर बैठा सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव इस गफलत में बैठे रहे, लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब विधायकों की बैठक में ही अखिलेश यादव ने शिवपाल यानी अपने चाचा को बुलाया ही नहीं। बाद में ये चर्चा भी चली कि चलो गठबंधन की सरकार, गठबंधन से चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने, तो हो सकता है आने वाले दिनों में शिवपाल जी के पास ये न्योता जाए और अखिलेश जी वापस दिल्ली यानी सांसद बनकर के दिल्ली की सियासत करें। लेकिन बात वहीं से बिगड़ गई। बाद में हर बार की तरह मुलायम सिंह के दरबार तक मामला पहुंचाया गया, लेकिन मामला सुलझा नहीं। अखिलेश यादव ने सांसदी छोड़कर खुद को सूबे की सियासत में ही सक्रिय रखने का बड़ा फैसला लेकर चाचा शिवपाल के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बाद में कभी बीजेपी में जाने तो कभी शिवपाल के कुछ और बड़े फैसले लेने की खबरें सुर्खियों में रही। खबरिया चैनल उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे कि शायद कल ही शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। कई तरह की बातें कही गई कि शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है अपने कोटे से, उनके बेटे को यहाँ समायोजित किया जाएगा सरकार में। इस तरह की तमाम चर्चाएं रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिवपाल सिंह यादव मुलाकात किए। उस वक्त भी ये कयास लगाया जाने लगा कि नहीं, अब मामला बीजेपी में शिवपाल का सब कुछ ठीक हो गया है।
लेकिन ईद के मौके पर आई शिवपाल के ट्वीट ने तो मानो शिवपाल का पूरा दर्द ही बयां कर दिया। अब कहीं जाने आने की बजाय जो सूत्रों के हवाले से छन कर खबर आ रही है, जो शिवपाल के करीबियों से जो बात निकल कर आ रही है कि अब आजम खां सरीखे नेताओं को लेकर शिवपाल अपने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के बैनर तले ही भतीजे के खिलाफ सियासी अलगार करने के मूड में हैं। ईद के मौके पर जो ट्वीट आया है वो आपने देखा भी होगा कि किस तरह से शिवपाल जी का दर्द उसमें साफ तौर पर झलक रहा है। इस बार जो नई रणनीति तैयार की गई है उसमें यह भी तय किया गया है कि अब शिवपाल की फौज समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने में पीछे नहीं रहेगी। यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के लिए अब समाजवादी पार्टी भी एक विरोधी दल की भूमिका में होगी और खुलकर उनकी खिलाफत की जाएगी। सियासत में यह दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। कुछ जानकार मानते हैं कि यह शिवपाल की भावी रणनीति सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को डैमेज करने की है, जिसमें देश को एक बड़े सियासी दल का साथ भी मिल रहा है। आप भी जानते होंगे कि मैं किस सियासी दल का जिक्र कर रहा हूं। जानकारों का एक दूसरा बड़ा धड़ा है, वो ये मानता है कि चाचा शिवपाल के साथ वाकई नाइंसाफ़ी की गई है, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी शिवपाल को ऐसा करना पड़ रहा है। अब ये देखा जाएगा कि इस रार का अंत क्या होता है। ये जो चाचा भतीजे के बीच जो वर्चस्व का जंग चल रहा है उसका अगला अध्याय क्या लिखा जाता है। हर दिन नया कयास, नई अटकलें सियासी बाजार को गरमाती हैं। अब तो हर कोई ये देखना चाहता है कि चाचा भतीजे में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं जल्द कुछ और बड़े मुद्दों के साथ। नमस्कार।